जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद के जो रूल्स रेगुलेशन है, आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, उसको अपनाकर हम किस तरह से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो आज आयुर्वेद के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, पूरा का पूरा जो आयुर्वेद है, जिस चीज़ पे आधारित है, वो तीन चीज़ें हैं। दैट इज़ वात, पित्त और कफ। ये तीन वो सिद्धांत है जिस पे पूरा का पूरा आयुर्वेद आधारित है। और आयुर्वेद का ये मानना है कि ये तीन दोष हमारे शरीर में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये तीनों दोष हमारे शरीर में रहते हैं। इन तीनों दोषों का ऊपर चले जाना या नीचे चले जाना, इम्बैलेंस होना, अर्थात ही बीमारियों की जड़ है। अगर आपका वात जो है वो इम्बैलेंस होगा तो उससे ढेरों सारी बीमारियां आएंगी। पित्त अगर इम्बैलेंस होगा तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और कफ अगर इम्बैलेंस होगा तो उससे इन दोनों के मुकाबले थोड़ी कम बीमारियां हैं, लेकिन उससे भी बीमारियां जो है आएंगी। तो इसके रहने का स्थान भी बताया गया है कि ये हमारे शरीर में रहते कहाँ पे है। ये तीनों दोष की जो जगह है, वो जो मेन जगह है, जो मेन, वैसे तो पूरे शरीर में ही अलग अलग जगह पे ये विद्यमान रहते हैं, लेकिन जो मेन जगह है ये रहा वात का एरिया। ठीक है, ये इंटेस्टाइन और कॉलन्स, ये इसका एरिया है। और जो पित्त है वो स्टमक, ये देख रहे हैं, ये बीच वाला। और जो कफ है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तीन जो है इसके मुख्यतः रहने की जगह हैं। वैसे तो थोड़ी थोड़ी पूरे शरीर में ही ये विद्यमान रहते हैं। इसके 5-5 रूप बताए गए हैं जहाँ जहाँ पे ये विद्यमान रहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मुख्यतः ये कहाँ पे रहते हैं। इसके जो और गुण है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वात जो है ये हल्का होता है और रूखा होता है। और पित्त जो है वो चिपचिपा होता है, लेकिन बहुत जो है तीखा होता है। और कफ जो है वो भारी होता है, काफ़ी भारी, और वो भी जो है चिपचिपा ही होता है। ठीक है, ये गुण तो खैर आपको भी पता ही होंगे। ये भी जैसे जो कफ होता है वो निकलता है, तकरीबन हम जीवन में कभी ना कभी हमें सर्दी जुकाम होता है तो वो कफ जो है निकलता ही है। दैट इज़ कफ। तो अब इनमें से किसी भी एक चीज़ का अगर इम्बैलेंस हो जाए, मान लीजिए आपका वात इम्बैलेंस हो जाता है और वात आपके शरीर में बहुत बन रहा है और निकल भी नहीं रहा है, तो उससे जो है ढेरों सारी बीमारियां आ जाएंगी। उससे क्या क्या बीमारियां आ सकती है? इससे आपको कब्जी हो जाएगी, क्योंकि अगर वात इम्बैलेंस हो जाएगा तो पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन कर देगा, और इन्फ्लेमेशन से आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं वो वीक हो जाएंगी। और वीक हो जाएंगी तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो खाना बाहर भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि वात इम्बैलेंस से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, ये तो अभी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इम्बैलेंस हुआ है, और उसके बाद जो है शरीर कब्जियत में चला गया, कब्जियत हो गया है। अब आपके शरीर से जो विषाक्तीय पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो नहीं निकल रहा है। अब यहाँ से आप रोगों की गिनती करते चले जाएं, 1 by 1, ईयर बाय ईयर। ढेरों सारी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ जो है आती है सिर्फ़ और सिर्फ वात इम्बैलेंस होने से। अब हम नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, पित्त। पित्त हमारे यहाँ पे विद्यमान रहता है, और जीवन में कभी ना कभी जो है हम पित्त जो है इम्बैलेंस को झेलते हैं। ये भी बहुत ख़तरनाक समस्या है, और इससे भी ढेरों सारी बीमारियाँ आती हैं। अगर पित्त इम्बैलेंस होगा तो आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं। ठीक है, पित्त कभी निकलेगा, कभी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगा, तो कभी खाली पेट ही निकलना शुरू कर देगा। वसूलन जो है पित्त, वो निकलना चाहिए भोजन खाने के बाद, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो ये खाली पेट ही निकालना शुरू कर देता है। अब सोचिए कितनी ख़तरनाक बात है। पित्त जो है वो तो जला के रख देता है, जलाने वाली चीज़ है, बहुत गर्म चीज़ होती है, खाना पचाने के काम आता है।
लेकिन अगर उसका वो खाली पेट ही निकलना शुरू कर दे तो बंदे की कितनी ख़राब हालत हो जाएगी आप सोच सकते हैं। और वही पित्त डकार के रूप में ऊपर जो है बाहर आता रहता है। तो ये जो पित्त है इसको भी अगर आप बैलेंस रखेंगे, बैलेंस का क्या मतलब है भाई, पित्त को हमें ख़त्म नहीं कर देना है, ख़त्म कर देंगे तो खाना कैसे पचेगा। जैसे कि रवेप्राजोल में यही होता है, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छी दवाई है इसके लिए, ठीक है। ये जो है जो भी रिफ्लक्स होता है इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन ये करता क्या है, पित्त को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो होता क्या है कि जो लोग रवेप्राजोल खाते हैं या डॉक्टर लिखते हैं उससे अल्सर्स वगैरह तो हील हो जाता है, दवाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो करता क्या है कि पित्त को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब लोग रवेप्राजोल खाने लगते हैं तो जो पित्त है वो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अब स्टमक में अगर पित्त नहीं निकलेगा तो खाना कैसे पचेगा। तो इसका सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है कि पित्त को आप बैलेंस करके रखें, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। तो इस तरह से जो है ये तो रही पित्त की बात, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर खाना नहीं पचेगा तो वही जो भी पीछे मैंने बताया वात के केस में ठीक वही चीज़ें इसके साथ भी होंगी और अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर में आएंगी, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कफ देखिए अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनने लगेगा तो आपका छाती जाम हो जाएगा, आपसे सांस से जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। टीबी की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी जो सांस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, क्योंकि कफ यहीं पे डोमिनेट करता है इस वाले एरिया में, तो उससे जुड़ी हुई समस्याएं बीमारियां जो है होंगी। अब इसको बैलेंस रखने का तरीका क्या है कि भी तीनों को बैलेंस रखा जाए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको इसके गुणों के बारे में बताया कि वात को जो है कैसे जो है बैलेंस रख सकते हैं हम। वात देखिए बहुत हल्का होता है, ठीक है, और बहुत रूखा होता है। तो वात को बैलेंस रखने के लिए आयुर्वेद में देसी गाय का घी को रिकमेंड किया गया है। अगर आपका वात बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आप देसी गाय के घी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वात जो है कंट्रोल नहीं हो सकता। पित्त की बात करें तो पित्त जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और इसके लिए जो है जो बैड पित्त है एक बार उसको ना इसे निकालना होता है। ये स्टमक है ना, जो स्टमक, बैड पित्त इसी में पड़ा रहता है। आप खाते पीते जाते हैं, पित्त यहीं के यहीं बैठा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए देखिए कसैली चीज़ों को सेवन करना पड़ता है। जो कसैली चीज़ें होती है ना, जैसे कि करेला हो गया, हरड़ हो गया, बहेड़ा हो गया, ये सारे, आंवला हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है आप अगर उसका सेवन करते हैं तो पित्त आपका निकल के नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से पूरा पेट को साफ़ कर देगा। ये स्टमक जो है इसमें से पित्त निचोड़ के निकाल के बाहर फेंक देगा, जितना भी बैड पित्त जमा हुआ है पुराने टाइम का। कफ के लिए भी देखिए जो चीज़ें मैंने अभी बताया है, कफ के लिए भी यही चीज़ें काम करती है, ये कफ को भी निकालती है। हरड़ हो गया या फिर आंवला हो गया, ये चीज़ें, और ये अपना जो है करेला हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखें, जो चिकनाई होती है ना, चिकनाई ही कफ है। चिकनाई को निकालने में मदद करती है, चिकनाई को निकाल के फेंक देती हैं, एकदम बाहर फेंक देती हैं। तो जब इन चीज़ों का सेवन हम करते हैं, क्योंकि उसका काम ये चिकनाई को निकाल के बाहर फेंकना, और हमारी नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में चीज़ें जमा होती हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा बीपी शूटअप करता है, ठीक है, बीपी हाई हो जाता है या हार्ट की समस्याएं हो जाती हैं। अब नाड़ियों को साफ़ कर देगा तो ओबियस सी बात है ये बीमारियां भी निकल जाएंगी शरीर से। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो डाइट में डेली बेसिस पे बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। आइए मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आपको जो है, जो आपके आंतों में जमी हुई गंदगी है, नंबर 1 पे तो उसको निकालना है। उसके लिए आपको एनीमा करना है 10 से 15 दिन। और दूसरी जो चीज़ है वो आपको ग्रीन जूस लेना है। वो ग्रीन जूस मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अगर कोई करेला नहीं पी पा रहा है तो उसके लिए पालक है, पालक का जूस, उसमें आप ये सारी चीज़ें आप मिला सकते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये चीज़ें मिला सकते हैं।
देखिए हरड़, बहेड़ा और आंवला ये आयुर्वेद में अमृत बताया गया है इसे, और वास्तव में ये अमृत है। आज की तारीख में तो मैं देखिए मेरे को बिल्कुल नेचुरल मिल रहा है, मुझे कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जिस पार्क में घूमने जाता हूँ वहीं पे उसके पेड़ लगे हुए हैं, और 3 के तीनों के, और वहाँ पे जो है मैं गिरे होते हैं और मैं ले आता हूँ और डेली बेसिस पे जो है उसका सेवन कर रहा हूँ। अद्भुत है, अद्भुत। जैसा मैंने पढ़ा था इसको आयुर्वेद का अध्ययन जब मैं लास्ट ईयर कर रहा था, एग्जैक्टली मतलब कि वास्तव में इसे रसायन के रूप में जो है आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको क्लींजिंग के लिए सेवन कर सकते हैं। इसका जितना गुणगान करो उतना ही कम है। तो इस तरह से आप ग्रीन जूस में इन चीज़ों को भी डाल सकते हैं, और बाकी पूरा दिन जो है आप नेचुरल फूड को ही खाना है आपको। बाकी सारी चीज़ें आप बंद कर दें, ठीक है। जो भी कुक्ड फूड है दिन में एटलीस्ट आप इसको कम्प्लीटली बंद कर दें। नेचुरल फूड ही खाएं, जैसे लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड्स, और अनाज के रूप में आप जो है मिलेट का सेवन शुरू कर दें। 5 प्रकार के मिलेट से जो है, चलिए उसको भी मैं 1-2 दिनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, काफ़ी टाइम हो गया है बताए। तो इस तरह से जो है ये सभी दोषों को अगर हम बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है, बैलेंस करके एकदम से आप निकालने की कोशिश मत कीजिए इसको कि भाई एकदम हम तो ख़त्म ही कर देंगे, एकदम हम ख़त्म ही कर देंगे। इन चीज़ों को बैलेंस रखिए। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो पित्त है उसको हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, ख़त्म कर देंगे तो फिर पचेगा कैसे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।